Hello guys, this is the second part of the first chapter of 10th class geography। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस टाइप की सॉइल होती है और किस तरीके से हम लैंड का यूज़ करते हैं, कितने परसेंट इंडिया में लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होती है, कितनी अनकल्टिवेटेड लैंड होती है, कौन सी फैलो लैंड होती है, कौन सी नेट शोन एरिया होता है, क्या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है। ठीक है, तो सब आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला फैक्टर है वो आपका लैंड यूटिलाइजेशन में आता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट ऐसा है कि हमको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो भी लैंड पर ही है। लाइक जो पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं वो लैंड पर ही ग्रो कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि लैंड यूटिलाइजेशन का पहला है। दूसरा आता है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। लाइक क्या कि जो लैंड है वो आपकी कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है। और जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है लाइक बिल्डिंग है, रोड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जिसको हम यूटिलाइज तो कर रहे हैं मगर वो एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। थर्ड आता है आपका अनकल्टिवेटेड लैंड। लाइक जो कुछ ऐसी जगह होती है जिनको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता और ना किया जाता है। लाइक ग्रेजिंग ग्राउंड है जिस पर हम लाइक ग्रेजिंग करते हैं काऊ वगैरह, तो वो एक ऐसी जगह है जिस पर हम कल्टीवेशन नहीं करते, तो वो इसके अंदर में आता है। फोर्थ आपका आता है फैलो लैंड। देखो फैलो लैंड क्या होता है, जैसे कि कोई एक जगह है वहाँ पर आपने एग्रीकल्चर की और उसको कुछ साल के लिए छोड़ दिया। लाइक आपने 1 साल से 5 साल के बीच में जितना भी टाइम है, अगर आपने एक बार वहाँ पे कल्टीवेशन की या फिर एग्रीकल्चर किया, उसके बाद में आपको उस जगह का यूज़ नहीं किया, उस पर दोबारा एग्रीकल्चर नहीं की और कहीं पर जगह पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं फैलो लैंड। जैसा कि झूमिंग कल्टीवेशन में होता है, शिफ्ट एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं उसको। लाइक एक जगह को क्लियर करते हैं, वहाँ पर 1 साल के लिए 2 साल के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसके बाद में उस जगह को छोड़ देते हैं और देन दूसरी जगह पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फैलो लैंड। देखो आता है आपका नेट शोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। देखो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो एरिया होता है जिसमें लाइक आपको 1 साल के अंदर आपने कितनी बार उस पर कल्टिवेशन किया, कितनी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल 10 हेक्टेयर लैंड है या फार्म है, तो वो 10 हेक्टेयर लैंड है, वहाँ पर आपने 3 बार कल्टीवेशन की। ठीक है, तो 3 बार आपने कल्टीवेशन की, तो जो 3 बार उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और 3 बार को प्लस करके उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जैसे कि 10 हेक्टेयर है, आपने 10 हेक्टेयर पर 3 बार कल्टीवेशन की, ठीक है, 1 साल में, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 30 हेक्टेयर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट शोन एरिया क्या होता है, जो नेट शोन एरिया होता है ना, लाइक 1 साल में आपने कितनी जगह पर कल्टीवेशन की। ये मैटर नहीं करता कितनी बार की, मगर ये मैटर करता है कि आपने कितनी जगह पर की। तो 10 हेक्टेयर के एग्जांपल लेते हैं अगेन। जो 10 हेक्टेयर जगह है उस पर हमने कल्टीवेशन की, तो नेट शोन एरिया हो गया आपका 10 हेक्टेयर। और हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन की एंड कंजर्वेशन की, तो देखो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, माइनिंग वगैरह हो रही है, क्यूरिंग वगैरह, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है। और जो लाइक इरिगेशन टेक्निक आजकल यूज़ करते हैं, स्प्लैश इरिगेशन, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा आपका जो लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा एरोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक इसके जो मिनरल्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है लाइक फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से जो लैंड है उसका जो एक फैक्टर होता है, लाइक जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई फसल या फिर कोई भी कल्टीवेशन हम उस पर कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से एरोड होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो लैंड का एरोजन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो भी हो रहा है, माइनिंग से भी हो रहा है, और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो देखो एफॉरेस्टेशन सबसे बेस्ट तरीका है। आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतने ज़्यादा वो जो उसकी पेड़ की जो रूट होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, वो उसको एरोड नहीं होने देती, चाहे चाहे वो वाटर से हो या फिर किसी से भी, या फिर विंड से हो, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है। तो एफॉरेस्टेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्लांटिंग कर सकते हो आप, लाइक बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो, एक शेल्टर बेल्ट लगा सकते हो। शेल्टर बेल्ट देखो क्या होता है, जो एक एरिया होता है जैसे कि फार्म है उसके पीछे आप एक बेल्ट, एक रॉ में एक पेड़ लगा दो, तो उनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, जो कि आपके जो सॉइल है उसको एरोड होने से बचाता है। एंड हम ग्रेजिंग को भी रोक कर और उसको कुछ हद तक जितना हो उतना कंट्रोल करके हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो भी है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, लाइक हमारी जितनी भी नीड है उसको हम थोड़ा लिमिटेड रखें तो कहीं ना कहीं इसका कंजर्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देखो फर्स्ट आती है आपकी एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल क्या है, देखो एलुवियल सॉइल मोस्टली ये डिपॉजिट होती है जो हिमालयन रिवर है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, आपकी इंडस है, गंगा है, तो इन रिवर्स ने जो सेडिमेंट्स लाई हैं ऊपर से लाइक इरोड कर करके, जैसे ही हिमालय से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स, बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर आते हैं। तो वो क्या होता है, जब वो ऊपर से आती है तब तो बोल्डर्स होते हैं, जैसे ही वो नीचे आती है तो वो एक बहुत फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और जो डिपॉजिट होता है उनसे उनको बोलते हैं हम एलुवियल सॉइल या एलुवियल डिपॉजिट। अगर हम एलुवियल डिपॉजिट की बात करें तो दिल्ली के आसपास वाला रीजन, लाइक जो गंगा के आसपास वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तो इस जगह में बहुत ज़्यादा एलुवियल डिपॉजिट है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। और ये ईस्टर्न कोस्ट में भी बहुत ज़्यादा फाउंड होती है, क्योंकि जो महानदी हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी हैं वो भी डेल्टा फॉर्म करती हैं, तो वहाँ पर भी एलुवियल डिपॉजिट होते हैं। अगर हम फर्दर बात करें तो एलुवियल सॉइल है वो आपकी दो टाइप्स की होती है। एक होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड सेकंड होती है आपकी न्यू एलुवियल सॉइल। तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है लाइक उसको बांगर बोलते हैं, जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसको खादर बोलते हैं। जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड ये बहुत ज़्यादा रिच होता है, लाइम में रिच होती है। शुगर केन और पैडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वीट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि आपको पता है पंजाब वाला और उत्तर प्रदेश वाला एरिया, वहाँ पर कितना ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है हर साल, क्योंकि जो एरिया है वहाँ पर जो सॉइल है आपको पता है जो एलुवियल सॉइल है, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर वीट का एंड पैडी के लिए बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, क्योंकि वो सूटेबल क्रॉप है, लाइक सूटेबल जो सॉइल है एलुवियल सॉइल। अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो देखो ब्लैक सॉइल को रेगल सॉइल भी बोला जाता है, एंड ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है, और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये लावा से बनी होती है, इग्निशियस रॉक इसकी प्राइमरी रॉक होती है, एंड ये डक्कन ट्रैप यानी कि जो आपका सदर्न एरिया है महाराष्ट्र वाला, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फाउंड होती है। अगर देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटास में एंड लाइम में सबसे ज़्यादा रिच होती है, एंड ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए मैंने पहले बोला है कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और यहाँ पर कॉटन का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। अगर हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो देखो ये डेवलप होती है आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, इग्निशियस रॉक होती है इसकी प्राइमरी रॉक, एंड ये एरिया वहाँ पर जो लाइक रेनफॉल लो होती है, जिस एरिया में बहुत कम रेनफॉल होती है वहाँ पर ये डेवलप होती है रेड सॉइल। एंड येलो सॉइल है वो आपकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और जो वेस्टर्न घाट है इस जगह पर ज़्यादा पाई जाती है। अगर लेटराइट सॉइल देखें तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा डेवलप होती है, एंड ये लाइक जो आपका सदर्न स्टेट है लाइक वेस्टर्न घाट हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, तो ये एरिया आप लेटराइट सॉइल कवर करती है बहुत ज़्यादा। फिफ्थ आती है आपकी एरिड सॉइल। देखो एरिड सॉइल क्या होती है, इस कलर होता है रेड एंड ब्राउन कलर होता है इसका, और जो सैलिन होती है बहुत ज़्यादा, इसमें लाइक कल्टीवेशन तो पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलिन होती है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है, इसमें ह्यूमस एंड मॉइस्चर की कमी होती है। नेक्स्ट आती है आपकी फॉरेस्ट ऑयल। देखो फॉरेस्ट ऑयल क्या होती है, आपकी जो माउंटेन एनवायरनमेंट एरिया है वहाँ पर ये फॉर्म्ड होती है, जो इसका अलग ही टेक्सचर होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट में सॉइल होती है वो मोस्टली जो फॉरेस्ट है आपका वो बाइंड करके रखता है, तो उसका जो टेक्सचर है, जो उसकी वैरायटी है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि माउंटेन एरिया है वहाँ पर जगह जगह पर वेरी करती है ये। अगर हम सॉइल का एरोजन एंड कंजर्वेशन की बात करें तो जो सॉइल का एरोजन है वो आपका सबसे ज़्यादा लाइक वाटर से होता है, रनिंग वाटर से होता है आपका, और विंड से होता है आपका, डिफॉरेस्टेशन से हो रहा है, माइनिंग से हो रहा है, क्यूरिंग से हो रहा है, ग्रेजिंग से हो रहा है, तो इतने सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल का एरोजन हो रहा है। इसका कंजर्वेशन कैसे पॉसिबल है, लाइक हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम एफॉरेस्टेशन, ये सब चीज़ें हैं जो कि सॉइल का कंजर्वेशन में हेल्पफुल है। लाइक आपका जो अभी न्यू टेक्निक चली है आपकी इरिगेशन की, वो है स्प्रिंकल इरिगेशन है आपकी, ड्रिप इरिगेशन है, तो इनका यूज़ करेंगे तो जो सॉइल का एरोजन है बहुत कम होने वाला है, और जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहेगी आपकी, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा आपका, तो सॉइल का कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। एंड एक यहाँ पर टर्म आती है आपकी रिवाइंस, लाइक जो चंबल है वो चंबल बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, एंड उसमें रिवाइंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, लाइक जो रनिंग वाटर होता है ना आपका, वो मतलब ज़्यादा स्पीड में होता है और रेगुलरली कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गलीज कर देता है, लाइक कट कर देता है एरिया को, तो उससे गलीज बन जाती हैं, कुछ जॉर्ज वगैरह ऐसे छोटे छोटे फॉर्मेशन होते चले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिवाइंस बोलते हैं। चंबल सबसे ज़्यादा लाइक बेडलैंड है वहाँ पर, सबसे ज़्यादा रिवाइंस चंबल में होते हैं। तो यही था इस चैप्टर में, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।